देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अगली बारी फिर हमारी, दावे या हकीकत और मज़ाहमत से मफाहमत, ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। खुशखबरी ये है कि बहुत मुश्किल वक्त से माशाल्लाह हमारा मुल्क निकल गया 4% पे जब, तो वो सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये फिगर ठीक नहीं है। तो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, उसमें फिर पाकिस्तान और तेजी से ऊपर जाएगा। हुकूमत जालसाजी, गलत आदाद और शुमार की बिना पर रोजी पिक्चर पेश करने की एक दोहरी हरकत कर रही है। आम आदमी का हालात का पता ही नहीं, और अगर अपोजिशन जमातों में हिम्मत नहीं है आपको गिराने की, तो इंतखाब होंगे और अवाम खुद आपको लात मार के बाहर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। 2018 में तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर में मुल्क को फलाही रियासत बनाने का वादा किया, आवाम को रिलीफ देने के बड़े बड़े दावे किए, नौकरियां, घर और एहतसाब समेत नया पाकिस्तान बनाने का नारा लगाया। लोगों ने इन दावों पर यकीन किया और अपना वोट तहरीक इंसाफ को देकर उसकी हुकूमत बना दी। हुकूमत में आने के बाद इमरान खान ने तकरीबन अपने हर दावे और वादे पर यू टर्न दिया। मईशत मनफी हो गई, गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हो गया, मुल्क बहरानों में चला गया। हुकूमत को बने 1000 दिन तो मुकम्मल हो गए, लेकिन कोई ख्वाब, कोई वादा, कोई दावा मुकम्मल ना हो सका। अब यकायक हुकूमत के तर्जुमानों से लेकर वजीर आजम तक सब अपनी मुआशी कामयाबियां गिनवाने में मसरूफ हैं। वजीर आजम ने तो यह दावा भी कर दिया है कि अगली हुकूमत भी उन्हीं की होगी और मुल्क मजीद तरक्की करेगा। वजीर आजम साहब, अगली हुकूमत भी आपकी हो सकती है अगर आप इस बार सिर्फ दावे नहीं परफॉर्म करके दिखाएंगे। अगली हुकूमत आपकी हो सकती है अगर आप इस मुल्क में खुशहाली ले आएंगे, आवाम से छीनी गई कुव्वत खरीद उसको वापस कर देंगे, महंगाई में कमी लाएंगे, चीनी, घी, आटा सस्ता करेंगे, बिजली और गैस की कीमतें कम करेंगे। अगली हुकूमत यकीनन आपकी हो सकती है अगर आप बेरोजगारी की दलदल में फंसे पाकिस्तानियों को रोजगार देंगे, गुर्बत की लकीर से नीचे रेंगते लोगों को इज्जत की जिंदगी देंगे, सुकड़ती मिडिल क्लास को फलने फूलने के मौके देंगे। अगली हुकूमत सर आपकी हो सकती है अगर आप 50 लाख घरों का वादा पूरा करके दिखाएंगे, माफियाज को शिकस्त देंगे, एहतसाब से इंतकाम का टैग हटाएंगे, इदारों में इस्लाहात करके दिखाएंगे। अब अगली हुकूमत आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका फैसला अवाम करेगी, लेकिन ये हकीकत है कि इस बार हुकूमत सिर्फ उसी सूरत मिलेगी जब आप नारे नहीं उनकी अमली तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि अब आप ऑपोजिशन में नहीं हैं बल्कि हुक्मरान हैं। आज प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब ने ज्वाइन किया है और PMLN से हमें अताउल्लाह तारड़ साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ में। उस्मान डार साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, वजीर आजम ने यह दावा किया कि मुल्क बहुत ऊपर जा रहा है और मजीद ऊपर जाएगा और अगली बारी भी हमारी ही होगी। तो कहने वाले कह रहे हैं 3 साल में आप लोगों ने कुछ किया नहीं, आगे 2 साल का पता नहीं है। तो वजीर आजम क्या इसी कारकर्दगी की बुनियाद पे कह रहे हैं कि अगला इलेक्शन जीतेंगे? देखें, अपोजिशन तो कह रही थी और कहती रहेगी और ये देखती रह जाएगी और अगली बारी भी हमारी होगी। देखें, हर टिकट नहीं लेगा PTI का, ये तो खुद सोचें। खुशाब इलेक्शन में 235 वोट निकले हैं। पारस, मोहल्ले का काउंसलर भी इससे ज्यादा वोट ले जाता है जो MPA की सीट पे इनके निकले हैं पंजाब में। ये क्या बातें कर रहे हैं? जाकर मेहनत करें, पंजाब में घूमें फिरें, पूरी कोशिश करें, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इनकी कोई कोशिश रंग लाएगी। देखिए, आप हार रहे हैं, हर हुकूमत की कोशिशें उनकी रंग ला रही है, लग रहा है। पारस, हर हुकूमत की कोशिश होती है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट उन्होंने बनानी है। हम कोई NGO नहीं है, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। 3 साल मुश्किल ज़रूर थे हमारे लिए, स्ट्रगलिंग इकोनॉमी मिली, सबसे बढ़ के कोरोना जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इसी गवर्नमेंट ने कोरोना को टैकल किया, स्मार्ट लॉकडाउन किया, पॉलिसीज बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह अब उसके नताइज भी आ रहे हैं जो फैसले हमने 2 साल पहले किए थे। ये कहते हैं ना रातों रात मुईशत के इशारे बेहतर कैसे हो गए, हमारे निकालें। पारस, आप अपने कैमरामैन को कहिएगा मैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे नेक्स्ट वीक आ जाऊँ, मेरे क्लिप्स निकाले 2 साल पुराने। आपकी प्रोग्राम में क्लेम कर रहा था कि 2 साल बाद इन फैसलों के नताइज आएंगे। अब जब 2 साल बाद फैसलों के नताइज आ रहे हैं तो ये कहना शुरू हो गए जी फिगर क्या नताइज आ रहे हैं? आपको पता है कि चीनी 55 से 100 रुपए किलो हो गई है, आटा 40 से 80 हो गया है, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आटा घी कुछ भी नहीं मिल रहा है, लंबी लंबी लाइनें चीनी के लिए लग रही हैं। महंगाई की बहुत सारी वजूहात हैं, वो वजूहात खत्म कर लेते हैं, उसके बाद दावा करते हैं कि हम अगला इलेक्शन जीतेंगे। आपने पहली दावे शुरू कर दी। 25-30 साल ये मुसल्लत रहे, जब मुझे सप्लाई साइड पे
پہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے. آپ کے ملک میں سب سے بڑا مہنگائی کا مسئلہ ہی سپلائی سائڈ کی وجہ سے ہے. سپلائی سائڈ پہ انہوں نے کام نہیں کیا. جب بھی ڈیمانڈ ریز ہوتی ہے یا کسی بھی فصل کی تباہی ہوتی ہے آپ کے سامنے انفلیشن آ جاتی ہے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اسی لیے ہم اگلے 10 سالوں میں 10 ڈیم بنا رہے ہیں. ہم نہیں سوچ رہے ہم اگلا الیکشن ہم آئیں گے پھر کریں گے, ہم ابھی کر دینے لگے ہیں. آئی تھی تو اس وقت جی ڈی پی کتنا تھا خود بتائیے؟ 5.8. دیکھیں اس اور انفلیشن کتنی تھی؟ 4. کو میں جی ڈی پی مانتا ہی نہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں 3.9% پر رہے گی اور اس وقت انفلیشن 11% ہے. اگر پارس پی ایم ایل این کی اکانومی اتنی اچھی تھی, جی ڈی پی اتنا زبردست تھا, تو کیوں چند ماہ میں سارا پٹرا ہو جاتا ہے؟ بے روزگاری کا عذاب بھگت رہی ہے عوام. بے روزگاری ابھی تو روزگار دینا شروع کر دیا ہم نے. کورونا کے باوجود پوری دنیا میں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے. اکانومی کی یہ مثالیں دیتے تھے ہندوستان کی. آپ نہیں ہینڈل کر سکے پروگرام میں پارس ہندوستان کی اکانومی کی اپوزیشن ایگزامپل دیتی تھی. 7.3% سے اس سال شرنک ہو کے رہ گئی ان کی اکانومی, سکڑ گئی ہے. کورونا کی وجہ سے ہوا ہے نا سب کچھ. لوگ ووٹ دیں کہ دوبارہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہماری گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ کورونا پینڈیمک میں جس محنت کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی اکانومک ٹیم نے جو نتائج دیے ہیں, آپ میرا مطلب دیکھتے جائیں نا, اسٹاک ایکسچینج 48,000 پوائنٹ سے اوپر ہے. کتنے ٹاک شوز ہوتے تھے, آج کوئی نہیں کر رہا. 15 اور 16 روپے سے آپ کا روپیہ تگڑا ہو چکا ہے. آپ کی ایکسپورٹ 14 سے 15% بڑھ چکی ہے الحمدللہ. کتنی ایکسپورٹس ہیں؟ مجھے انشاءاللہ تعالی امید ہے 25 بلین کراس کرے گی. 25 بلین ان کے دور میں تھی پیپلز پارٹی کے. نون لیگ کے 24 ارب تھی, آپ کے بھی 22.5 ارب. 25 ٹچ کر کے واپس آ گئی تھی. ان کی واپس آ گئی تھی. ان دونوں حکومتوں کو کبھی کورونا نہیں ملا. لاک ڈاؤن تھا, پوری دنیا بند تھی, آرڈر کینسل ہونے کے باوجود ان لوگوں نے فیصل آباد کو, سیال کوٹ کو, کراچی کی انڈسٹری کو قبرستان بنا دیا تھا. آپ پوچھیں کسی فیصل آباد والے کو لائن پہ لیں. 3 سال سے نا آپ لوگ یہی کر رہے ہیں کہ ہر بحران کا ذمہ دار اپوزیشن کو قرار دے رہے ہیں. پارس مشینری کو زنگ لگ گیا تھا فیصل آباد میں. اگر آپ نے یہ مسائل حل نہ کیے, کیا منہ لے کے جائیں گے عوام کے پاس؟ ہم کر رہے ہیں نا. دیکھیں میں تو ان کو کہتا ہوں یہ لوگ جائیں انڈسٹریل ایریا کا وزٹ. معیشت ملی تھی. دیکھیں آج ایک چیلنج ہے, اس کو انشاءاللہ تعالی بھرپور اٹیک کریں گے, جس کی آپ بات کر رہی ہیں انفلیشن کی, اس پہ کام کر رہے ہیں. 2 سال اپنا پرفارمنس اسکور کارڈ لے کے جائیں گے. کیا مجھے پہلے بتائیں, ہمیں حکومت ملی $9 بلین تھے خزانے میں, اگر آج $23 ارب ہیں خزانے میں, تو کوئی پرفارمنس کی وجہ سے ہے نا. $19.1 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیتے ہیں, ہم $1 بلین سرپلس ہیں. ان لوگوں نے $2 بلین دیا تھا پی ایم ایل این کو, ہمیں 19.1 کا خسارہ ملتا ہے. اسی طرح آپ کے ریونیوز اوپر جا رہے ہیں. 4,170 ارب روپے تاریخی ریونیو کلیکٹ ہو رہا ہے آپ کا. فارن ریمیٹنس لاسٹ بار فارن ریمیٹنس 24% بڑھی ہیں ماشاءاللہ. 28 سے 29 ارب ڈالر کی فارن ریمیٹنس ہٹ ہونے جا رہی ہیں. آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اوپر جا رہی ہے, آٹو موبائل جا رہی ہے, سیمنٹ جا رہی ہے. لیتے جائیں, پورا پروگرام کر دوں گا اکانومی پہ. ایک انفلیشن اپوزیشن سے پوچھ لیتی ہوں اس پہ, اور کورونا پینڈیمک کی وجہ سے پاکستانی کو یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ اس سے بھی حل کریں گے. آپ نے سن لیا, وہ کہہ رہے ہیں حکومت کہہ رہی ہے لارج اسکیل مینوفیکچر میں گروتھ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے, ترسیلات زر بڑھ گیا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ میں $1 ارب کا سرپلس ہے, ٹریکٹر, سیمنٹ, موٹر سائیکلز, ہر چیز کی ریکارڈ سیل ہو رہی ہے, ہر چیز میں گروتھ ہو رہی ہے. پھر اگلے 5 سال اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے آپ تیار ہیں, چونکہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اسی پرفارمنس پہ اگلا الیکشن جیتیں گے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس, یہ الیکشن بھی یہ جیتے نہیں ہیں, ان کی تو حکومت نہیں, ان کو تو لایا گیا ہے. تو اس بار اگلے بار تو یہ جیتیں گے نہیں. اگلے بار تو عوام نے طے کر لیا ہے کہ نہ سلیکٹڈ کو آنے دیں گے نہ سلیکٹر کو کام کرنے دیں گے. اس بار بھی یہ جیتے کون سے ہیں, یہ تو ہارے ہوئے لوگ ہیں. اب یہ اس طرح سے جب کوئی آدمی فیل ہو جاتا ہے, ناکام ہو جاتا ہے, تو یہ بوکھلاہٹ کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگلی بار, جیسے وہ کہتے ہیں نا اٹکے مار کے دیکھ, اٹکے مار کے دیکھ, تو یہ کہہ رہی اٹکے ہمیں چانس دے کے دیکھ, اب کی بار ہم کچھ کریں گے. ان سے نہ اس بار کچھ ہوا نہ اگلے بار کچھ ہوگا. جی یہ پولیٹیکل پارٹی کے شکل میں ایک مافیا کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ان کے پورے کیبنٹ میں مافیا لوگ بیٹھے ہیں. کوئی چینی کی مافیا ہے, کوئی شوگر ہے, کوئی دوائی ہے, کوئی پیٹرولیم ہے. ان سے کوئی پتا ہے نہال ہاشمی صاحب کی حکومت کہہ رہی ہے اصل میں آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ معیشت 3.9% تک کیسے آ گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کنفیوز ہیں, آپ سمجھ رہے تھے سب انہوں نے تباہ کر دیا, آپ کو کھل کر کھیلنے کا میدان ملے گا, لیکن آپ کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا. وہ کہتے ہیں انہوں نے نہیں, الحمدللہ میں یہ بتا رہا ہوں, امید پہ پانی تب پھرتی اگر 5.8 جو ہم چھوڑ کے گئے تھے انہیں 9.8 پہ لے آتے یا 10.8 پہ لے آتے, تو ہاں بات ہوتی کہ جناب انہوں نے ڈبل ڈیجٹ پہ لے گئے ہیں.
ये तो बेचारे 0.4 पे थे, और फिर मैं दोहराऊंगा 2 साल में 5 कि ये तक चले जाएंगे। कुछ बुनियाद पे कह रहे हैं कि ये जीतेंगे, पिछले बार भी ये नहीं जीते थे, तो अगले बार कहां से जीतेंगे? ये फ्रॉड है टोटल, ये फ्रॉड है। जो फिगर इन्होंने दिया वो कहते हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप, आधा तो शुमार गलत है जी। टोटल देखिए, अगर सही होते तो 4 वजीर नहीं बदलते, अगर सही होते तो 5 वजीर सेक्रेटरी नहीं बदलते। 4 वजीर बदलने के बाद जीडीपी 4 तक पहुंच गई ना जी। ये टोटल IMF, और ये कहाँ पे है? ये वो कुछ जो IMF ने और मगरिब में हमारे मुल्क की मईशत को बर्बाद करने के लिए जो मंसूबा बनाया था, वो इसके अलावा कार, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप सड़कों पे टीवी बस 2 और बदलेंगे 6 तक पहुंच जाएगी, आप परेशान ना हो। वो कह रहे हैं कि आपने भी बड़ी खराबी की है, बिजली में महंगे बिजली के मुआहदे किए आपने, इजाफी बिजली बनाई, उनको कैपेसिटी पेमेंट्स करनी पड़ रही है IMF की तरफ, आपकी वजह से ज्यादा पड़ा। मईशत इतनी अच्छी है कि KP में लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। इनकी मईशत इतनी अच्छी है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप कर्जा लेके तनख्वाहें दे रहे हैं। इतनी अच्छी अगर मईशत होती तो इनको चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट से पूछे मौजूद जज साहबान से कि आपने ये जो राय दिया है कि आप उधार लेकर के तनख्वाह दे रहे हैं, किस मुल्क में होता है कि आप अपनी तनख्वाह देने के लिए उधार लेते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उधार लेके तनख्वाह दे रहे हैं। चलें सर, इलेक्शन दूर है निहाल हाशमी साहब, लेकिन वजीर आजम कह रहे हैं जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, अपना इलाज बाहर कराते हैं, जो ईदें बाहर मनाते हैं, उन्हें पाकिस्तान का क्या पता। वो कह रहे हैं अब आपको पता चल गया, डर है आपको कि ये कामयाब हो गए तो आपकी सियासी दुकानें जो है ना वो नहीं चमकेंगी, वो चमकना बंद हो जाएंगी। देखिए, पूत के पैर पालने में ये तो पता है कि ये कभी कामयाब, ये नाकाम भी नहीं, ये नाकाम तरीन लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट की वो ऑब्जर्वेशन करे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ को बुला के पूछ रहे, वो ये कह रहे हैं ये तो कोरोना के 1200 बिलियन जो देखिए निहाल हाशमी साहब, हमारी कामयाब मुआशी पॉलिसियों की वजह से इनके साबिक वजीर खजाना लंबा चौड़ा प्रॉफिट कर रहे हैं। मैं समा के रिपोर्टर को खराज तहसीन पेश करता हूँ पारिस, उसने एक न्यूट्रल तजिया किया। 35 करोड़ जो मिफ्ता इस्माइल साहब की कंपनी की कमाई थी नून लीग के दौर में 1.5 अरब कमा रहे हैं इमरान खान की कामयाब मुआशी पॉलिसियों की वजह से, और उसी 1.5 अरब में से 1 अरब इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने मुआशत तबाह कर दिया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुआशी पॉलिसी पे एतमाद है तो मिफ्ता इस्माइल 1 अरब रुपए इन्वेस्ट होने के बावजूद आपका एक्सपोर्ट आज आप मिफ्ता इस्माइल से राब्ता करें और उससे गुर सीखें कि हमारी कामयाब मुआशी पॉलिसियों से फायदा कैसे उठाया मिफ्ता इस्माइल ने। आप भी उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया साहब। यही बात आपसे सर, क्या आप भी तैयार हैं नए पाकिस्तान में मजीद 1 साल ऑपोजिशन में बैठने के लिए, और क्या ख्याल है कि कहीं और से इनको अगली टर्म की भी यकीन दहानी करा दी गई है, या ये इनकी परफॉर्मेंस है जिस पे इनको इतना एतमाद है कि अगली बारी भी हमारी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पारस जब हुकूमत में होती हैं जो जमातें, मुझ समेत मतलब है कि हमारी मैं ये नहीं करूँगा, तो जब वो हुकूमत में होते हैं तो वो आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं कि जी आप फिक्र ही ना करें, अगली बारी भी आपकी है और कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता है। और ग़ालिबन मैं कल किसी प्रोग्राम में था, बता रहे थे कि PTI की कोई पार्लियामेंटेरियन है पंजाब से, उन्होंने कहा कि जी ये तो पता नहीं कितने साल तक हुकूमत करेंगे। इस तरह मुशर्रफ साहब के साथ भी कुछ जमातें थीं, वो कहते थे कि जिसको हम 10 दफ़ा भी वर्दी में कबूल करेंगे। KPK में हुकूमत की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, दूसरी दफा हुकूमत 2/3 अक्सरियत, क्या पता वफाक में भी ऐसा हो जाए। देखें तो सही 2/3 वाला इमरान खान कैसा होगा। मैं इनको पहले जवाब दे दूं फिर आपको भी जवाब दे दूं, ठीक है? क्यों डरा रही है? गिर जाने लगे थे अभी 2/3 का। तो मसला ये है, इलेक्शन आएगा पता चल जाएगा, ठीक है? अब ये जो पंछी उड़ना शुरू होंगे, क्योंकि ये जो पंछी इनके साथ हैं, ये हमारे साथ भी थे, नून के साथ भी थे, मुशर्रफ साहब के, आपने भी देखा ये इन कुर्सी में बैठ के वो क्या किसके मुतालिक क्या कुछ किया सर। इस वक्त किसके साथ जा रहे हैं वो पंछी? देखें, अब तो उनके अभी थोड़े पर बराबर हो रहे हैं, जब बराबर हो जाएंगे, उड़ने के लायक होंगे तो फिर वो आप देखें किधर उड़ते हैं, ठीक है? तो दूसरी बात यह है कि मेरे भाई ने बात की, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हम पंजाब में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं मुकाबला कर सकते, ठीक है, हम नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि अभी बदीन में इलेक्शन था, आपके पास फहमीदा मिर्ज़ा थी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा था, मौलाना फजल रहमान आपके साथ था, PDM आपके साथ थी, सारे कुछ आपके साथ थे, फिर आपने वहाँ पर 6000 वोट लिया 50 पार्टियों। तो ये कमी बेशी पार्टियों में मुख्तलिफ हल्कों में ये चीज़ें होती रहती हैं, कहीं पे हम मजबूत होंगे, कहीं पे कमज़ोर होंगे, कहीं पे ये मजबूत होंगे, कहीं पे हम कमज़ोर होंगे, ये चीज़ें चलती रहती हैं। इसमें ये नहीं होता कि फ़लाँ की है या फ़लाँ की है। तो ज़िमनी इलेक्शन जो रिसेंटली हुए हैं,
उसमें तो परफॉर्मेंस हुकूमत का पता चल गया कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है 11 में से। कारकर्दगी देखें ना, करंट अकाउंट सरप्लस दिखा रहा हूँ ना कारकर्दगी। कहते हैं रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब की रिकॉर्ड एक रिकवरी। मिनट ना, 11 में से अगर 10 सीटें आप हार जाएं, आपके साथ बैसाखियां ना हो, आपके साथ अंपायर ना हो, तो फिर आपको पता चल जाता है कि आपकी क्या पोजीशन है। ये माजी में कहते थे हमें मौका दें, अभी कहते हैं हमें वक्त दें, मुस्तकबिल में बोलेंगे हमें माफी दें। तो मतलब ये 3 इनके नारे हैं। अब आप देखते जाएं ऐसा ऐसा जो है ना ये कारनामा ऐसा नहीं जिसकी आप तारीफ कर देखिए। हाँ, कारनामा है। कौन सा? हमारे वर्कर वेलफेयर बोर्ड के फ्लैट्स थे, ठीक है, उस पर जाके इन्होंने अपना हाउसिंग प्रोवाइड का जो गरीब मुलाजमीन में तकसीम फ्री होने थे सिंध में हुए, लेकिन जो पंजाब में और केपी में हुए उसमें अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट का बोर्ड लगा लिया। कहते ये हमारे हैं। बेंजिंग में सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर बोर्ड लगा दिया, सास हो गया, ये हमारा हो गया। सर आप इनकी किसी बात पे यकीन नहीं? हाँ, एक है आजम लाइव कॉल लेते हैं, आप कहते हैं मुझे इस पे यकीन नहीं है। आपको यार वो बेचारा लाइफ कॉल लेता है, वो लोग अपना दर्द सुनाते हैं, वो अपना दर्द सुना रहा होता है। मतलब है कि अब देखें, एक इनका प्रोजेक्ट है पेशावर में BRT इन्होंने बनाया जी, माशाल्लाह से जो है वो 100 अरब क्रॉस कर गया और अल्लाह के फजल से बहुत नाकामी से चल रहा है। ठीक है ना? बड़ी सड़कें बना दी हमने। क्या मुझे बताएं किधर खुदा आवाम का के लिए सहूलतें हम दे रहे हैं। कौन सी सड़क है? अच्छा आप ऐसे करें, हम तीनों चलते हैं कल वज़ीर आज़म साहब के हल्के में, उनकी जो रोड है यहाँ से बलकसर इंटरचेंज से मियावारी तक जाते हैं, ठीक है? आप वो सड़क देख लें, 2 साल में से क्या हाल हो गया। अभी लाड़काना की शुरू हो जाएंगे, फिर वो लाड़काना के हाथ करे नहीं, मैं यार हम तो बहुत बुरे हैं, तो बहुत अच्छे हैं, तो मदीने की रियासत के पास बड़ा पैसा है इनके पास। हाँ, आप लोग क्यों है? रोटी सस्ती हो गई है। क्यों शक है आप तो बाजार जाती होंगी ना शॉपिंग करने, रोटी सस्ती हो गई है? बिल्कुल भी नहीं। हमें भी ऐसी मिली थी मैशत। देखें, जब हमारे ऊपर जब हमारी हुकूमत आई थी, जब उस वक्त जो है हम गंदम इंपोर्ट कर रहे थे और 1 साल में हम गंदम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए। हमारे ऊपर तो देखें 2 सैलाब भी आए, हमारे ऊपर वॉर और टेरर की देखें, स्वात ऑपरेशन देखें, वजीरिस्तान ऑपरेशन देखें। हमारे वक्त जो दहशतगर्दी हो रही थी इनके वक्त में नहीं थी। सर महंगाई का उसके आपके दौर में 20% आई ना, इनके दौर में भी आ उसके बाद हमने 100% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई, 175% हमने सिक्योरिटी फोर्सेस फौज की और पुलिस के जवानों की तनख्वाहें बढ़ाई। उस महंगाई के साथ साथ इन्होंने कितनी बढ़ाई? सर टाइम दे क्या पता परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। हम कहते हैं हमको रात को नींद नहीं आती महंगाई की वजह से, वो पूरी रात जागते हैं। वो आज से रात नहीं जाते, कौम पिछले 2.5 साल से जाग रही है, उनको नींदें नहीं आ रही हैं इनकी वजह से। ये तो बैठ जाते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ग्राफ आ जाए। सर बिलावल कहते हैं कि हर चीज जाली और फोटोशॉप है। आपके पास कोई सबूत हैं जो आप कह रहे हैं कि इनके आदाद-ओ-शुमार दुरुस्त नहीं है? अभी वो पॉइंटर पे आ जाते हैं, एक बंदा आ जाता है सूट टाई सूट पहन के, जी ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, ये वैसे हो गया। भाई आप जाएं, आप आवाम में जाएं, लोगों में जाएं, पता चल जाए आपको क्या हो रहा है। अब ऐसी चीज आप कहते हैं गंदम बम्पर क्रॉप हो गई है, लेकिन आटा सस्ता नहीं हो सकता। गन्ने की बम्पर क्रॉप हो गई, लेकिन चीनी सस्ती नहीं हो सकती। दवाइयां महंगी हो गई। कोई इंक्वायरी किधर है? वो इंक्वायरी गंदम का जिक्र ना करें, अभी वो फिर सिंध का शुरू हो जाएगा। कहते सिंध का। देखिए अगर देखें मैं गलत हूं ना, मैं अगर मैं गलत हूं, ठीक है ना। अब देखें, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये चीजें कहते हैं हम तो बड़े इंसाफ के दावेदार, ठीक है, अगर ये बात, अगर इनके ऊपर कोई करप्शन के इल्जाम आते हैं, निकाल दो इसको, क्लियर कर लो ATM को। और किधर के कौन से ATM को इन्होंने क्लियर कराया, किसको सजा दी? सारे ATM क्लियर नाम लो। एक आपकी दवाइयों का किधर गया? एक नाम पूछ लें इससे। आपका चीनी का स्कैंडल किधर गया? अभी रिंग रोड का क्या कर रहे हैं जी। अगर ये देखें, इनके वजीर साहब जो है माशाल्लाह से, जो इनके थे साबिक मुंशी, जिसने इस्तीफा दे दिया, जुल्फी बुखारी, उसके सेल में नाम भी नहीं है। अगर ये खुद का डाल लो नाम, नहीं डाला, अब किधर डालने की जरूरत है किसी में? अभी मतलब मुझे बहुत ही मुझे आप साद और मुझे बहुत ही साद और मौसम है, बिल्कुल वो क्लियर होगा किस में जो है उसको सजा दे। उसने पाकिस्तान में जिसने रहा है उसको सजा दे सकते हैं। सर आप इनकी बात का जवाब भी देते हैं। और दूसरा ये आदाद-ओ-शुमार की जो बात है ना, वो ये कह रहे हैं कि ये मौशी तरक्की जो है, ये आदाद-ओ-शुमार का आपका गोरख धंधा है। लगता है स्टेट बैंक को भी आपकी बातों पे यकीन नहीं आ रहा। देखिए मैं जो कर सकता हूँ, मैं कुंडी साहब को एक एयर टिकट लेके देता हूँ, ये कराची जाएं, सीधा स्टॉक एक्सचेंज जाएं। अगर मैं आपके प्रोग्राम में 48,000 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, खुद जाके कंफर्म कर लें। उधर से ही निकले, कराची इंडस्ट्रियल एरिया में चला जाएं, फैक्ट्रियों में जाएं, पूछे क्या ऑर्डर्स नहीं है, क्या एक्सपोर्ट ऊपर नहीं जा रही है, क्या इंडस्ट्री नहीं चल रही है। ये सारे चीज़ें रोजगार की तरफ ही कनेक्टेड है। अगर हमने 2 करोड़ मेट्रिक टन से ज्यादा गंदम पैदा की है, सारे स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं। गन्ने चीनी की बात करें, मैंने आपके पहले भी कहा, जब तक सप्लाई साइड ठीक नहीं होगी, उसकी वजह से ये जो अशिया हुर्दोनोश की प्राइसेस हैं, उनका हमें प्रॉब्लम है। एक सिंपल सा सवाल है, वो कहते हैं कि गंदम ज्यादा है ना, तो फिर आटा सस्ता होना चाहिए, और आटा ये सारा प्रॉफिट हमने किसान को पास किया, लेकिन जो लूट मार एक शुमार पे नहीं, शौकत तरीन साहब को भी एतबार नहीं था अभी कुछ अर्से पहले तक, लेकिन अब ये चूंकि आ गए तो उनकी मईशत दौड़ना शुरू कर दी। जो पैसे
से या नफ़ा हद से ज़्यादा होल सेलर और रिटेलर के दरमियान लिया जा रहा है, आड़ती के दरमियान, उसको हमने ख़त्म करना है। फिर ये चीज़ें आएंगी, उस पर काम शुरू कर दिया है। हाँ। इनको फिक्र क्यों है कि जिस तरह इकोनॉमी के दादोशुमार सामने आए हैं, महंगाई अगले 2-4 माह में नीचे आ जानी है, क्या बैठ के बात करेंगे? स्टेट बैंक कह रहा है फौरन कमी नहीं आएगी महंगाई के अंदर भी, टाइम रिपोर्ट्स की लगेगा, लेकिन हम बाइंग पावर भी लोगों की बढ़ा रहे हैं, रोजगार पैदा कर रहे हैं, कामयाब जवान से जो इतने हजारों में हम दे रहे हैं लोन और स्किल स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, इससे सारी हम जॉब क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं। महंगाई जो है ना वो स्टेट बैंक कहता है 9% तक रहने का इम्कान है। लोगों का असल मसला आम उनकी जरूरियात जिंदगी का पूरा होना है। पारस काम कर रहे हैं, बॉटम्स अप कर रहे हैं, रोजगार दें उनको, मुफ्त इलाज दें उनको, 2 वक्त की रोटी दें उनको, बाद में आदादो शुमार जब आप बताएंगे तो वो मानेंगे इनको। आपके ही प्रोग्राम में बैठ के मैं कामयाब जवान में जिसने अपोजिशन में आना है मेरे साथ बैठ के प्रोग्राम कर ले, जितनी जॉब क्रिएशन दिखाऊंगा, जहां जहां बिजनेसेस लगे हैं दिखाऊंगा, ये खुद चल के कर ले। राइट, अदा तारड़ साहब आपको नजर आ रही है जॉब क्रिएट जो कर रही है गवर्नमेंट, जो कि वो कहती है माहौल पैदा करते हैं उसके लिए, और दूसरा ये अब आपको समझ आ गई वो आदादो शुमार और वजूहात जिसकी बिना पर ये कह रहे हैं कि 3.9% तक जीडीपी हमारा रहने का इम्कान है, और आपको अजीब लगता है? पारस साहिबा, मैं अभी शो के लिए आ रहा था, मैंने कई रस्ते में किसी तंदूर के ऊपर करंट अकाउंट डेफिसिट की रोटियां लगते हुए नहीं देखी। सीमेंट की ये हर महीने कोई नया नौसरबाजी ले आते हैं। ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो इन्होंने रिकवर किया, मैंने उसकी रोटियां बनते नहीं देखी कि किसी तंदूर के ऊपर वो करंट अकाउंट डेफिसिट से जो सरप्लस में गया उसकी रोटियां लग रही हों और सस्ती गरीब आदमी को मिल रही हो, मैंने रास्ते में नहीं देखी। दूसरा, ये जो हर हफ्ते सीमेंट बिक गया, मैंने सीमेंट के भी नान लगते नहीं देखे, ना गरीब आदमी को सीमेंट खाते हुए देखा है कहीं पे। यानी ये किस तरह पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, और ये कौन से अदादो शुमार है मेरे इस पाकिस्तान के अंदर जहां पे मैं हर शो में ये बात करता हूं, लोगों ने अपने अंगूठों पे अनमिट स्याही लगवाकर मुबारक रमजान के महीने के अंदर 1.5 घंटा कतारों में लग के 1 किलो चीनी खरीदी है। मैं इस बम्पर क्रॉप को अपने सर में मारूं? ये बम्पर क्रॉप गन्ने का हुआ है, गन्ने का बम्पर क्रॉप है। आज इधर 7 करियाना स्टोर पे 100 रुपए किलो चीनी बिक रही है। ये कहते हैं कि गंदम की बम्पर क्रॉप इतनी बड़ी हुई है कि पाकिस्तान की तारीख में कहीं नहीं हुई। 80 रुपए किलो आटा इधर मिल रहा है। पाकिस्तान के लोगों ने जो बेचारे बीमार हैं उन्होंने ट्रीटमेंट कराना छोड़ दिया है। 500 गुना दवाइयों की कीमतों में इजाफा है। ठीक। जो बेचारे डायबिटीज या शुगर के मरीज हैं इंसुलिन खरीदना छोड़ दी है। पंजाब हुकूमत किसी जमाने में, क्योंकि 18th अमेंडमेंट की डेवोल्यूशन के बाद यहां पे हेल्थ जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, यहां कैंसर के मरीजों की दवाइयां मिलती थी मुफ्त की, वो बंद कर दी हैं। मुझे बताएं कि आमिर कियानी जो दवाइयों की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार है, कितनी सजा मिल गई है उसको? ठीक। और ये फिगर फजिंग जो है ना पारस साहिबा, ये जितनी फिगर फजिंग इन्होंने की है, मुझे बता दें कि इसका गरीब आदमी को क्या फायदा हुआ है? गरीब आदमी का आपके दिल में बहुत दुख है, ये बताइए कि उसको बचाने के लिए अब आप क्या करेंगे? जो ये बजट लेकर आ रहे हैं उसको आप रोकना चाहते हैं, आप कैसे रोकेंगे उनको? मैं अर्ज करता हूँ, हुकूमत कहती है आपकी अपनी पॉलिसीज में तजाद है। अपना शैडो हम प्री बजट सेमिनार किया, कल शैडो बजट के हवाले से बात प्री बजट सेमिनार किया। अब मैं आपको ना कुछ चंद चीजें बताना चाहता हूँ। ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, मुझे बताएं कि 35% डीवैल्यूएशन के साथ अगर इन्होंने कोई करंट अकाउंट डेफिसिट कोई अच्छा अचीव कर लिया है, उसका आम आदमी को क्या फायदा हुआ है? मुझे बताएं कि एक्सपोर्ट्स, अगर आप मेरे से एक्सपोर्ट्स के नंबर्स पूछें, हमारे मुकाबले में 1% का इजाफा है। हमारे दौर में इंपोर्ट ज्यादा क्यों थी? बाहर से खाम माल आ रहा था, बाहर से जितने एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उनके कंपोनेंट सारे थे, सीपैक फुल स्विंग में था। मैं मानता हूं कि हमारे दौर में इंपोर्ट भी ज्यादा थी, मगर इन्होंने एक्सपोर्ट में सिर्फ 1% आपने बड़े और वो भी डीवैल्यूएशन के बाद टाइम पे अच्छे वक्त में अच्छे मौशी हालात में हुकूमत छोड़ी होती ना तो इनको IMF के पास जाना नहीं पड़ता। ये बताएं बजट कैसे रोकेंगे अब आप? मैं अर्ज करता हूं, जो रुपए की कदर में 35% कमी वाकई हुई है, उसके बाद भी अगर ये बातें कर रहे हैं तो इनको तो फिर अब इनका तो कोई इलाज नहीं है। ठीक है। आज एक गरीब फाका कशी पे मजबूर है, मामला गुर्बत से भूख की तरफ जा रहा है। बजट देखें, एक तो पहली बात यह है कि इन्होंने जितनी पॉलिसियां बनाई हैं अमीरों के लिए बनाई है। किसके लिए बनाई है? प्रॉपर्टी सर, उस बजट को रोकेंगे कैसे? एक तरफ प्री बजट सेमिनार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम बजट नहीं आने देंगे, आप कैसे रोकेंगे? उसका बड़ा आसान तरीका है। देखिए, एक तो हमने इररिस्पेक्टिव के पीडीएम में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, हमने जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है उसमें ऑपोजिशन को मुत्तहिद रखा है। जो शाहिया शहबाज साहब का था, तमाम ऑपोजिशन पार्टीज
وہ چاہے آپ کی محسن داوڑ صاحب ہوں, وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو جن کے 2 سابق وزراء اعظم موجود تھے, سینٹ میں ان کی شہری نمان سینئر رہنما وہ موجود تھیں, باقی تمام جماعتیں موجود تھیں. اپوزیشن ایک تو متحد ہے بجٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اور ہماری ذرا کلیئر کر دیں کہ آپ کی نون لیگ کی پالیسی یہ ہے کہ آپ کے لیے, میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہوں کہ پارلیمنٹ میں وہ قابل قبول ہے چونکہ وہاں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ہیں, اور پارلیمنٹ کے باہر جو پالیسی ہے وہ مریم نواز کی ہوگی, اور وہاں آپ کے نزدیک کسی بھی اجلاس میں آپ پیپلز پارٹی کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے. پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اور پی ڈی ایم کا جو فیصلہ ہے اس کا اعلان غالباً مریم نواز شریف صاحبہ نے نہیں کیا تھا. اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا تھا, وہ پی ڈی ایم کے صدر ہیں. اس کیپیسٹی میں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کے لیے یہ آفر ہے, اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں, سر مشاورت اس میں سب سے بڑی آپ کی تھی. ہماری جو پارلیمانی پالیٹکس ہے, ہماری جو پارلیمنٹری ہماری ہوگی, بالکل ہوگی, ہم پارلیمنٹری پالیٹکس میں کٹھے ہیں, یہ ہماری پارٹی پالیسی ہے. آج بلاول بھٹو نے آپ کو بڑی زبردست پیشکش کی ہے, انہوں نے کہا بجٹ روکنے کے لیے حکمت عملی بنائیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام اراکین غیر مشروط طور پہ شہباز شریف کو سپورٹ کریں گے. آپ ان کی اس پیشکش کو ویلکم کرتے, اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ بات شہباز شریف صاحب کی نہیں ہے, یہ بات مسلم لیگ نون کی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ شہباز شریف صاحب صدر ہیں, لیڈر آف اپوزیشن ہیں, اور پارلیمنٹ میں وہ لیڈ کر رہے ہیں, تو ہم پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ جائیں گے. مگر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, ان کے بہت سارے لوگ ان سے بہت تنگ ہیں, ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, اور ان کو چاہیے کہ اپنے ووٹ پہ پیرا دیں. اور میں آپ کے شو کے توسط سے ان کو اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگوں نے حلقے میں جانا ہے, اپنی عوام کو فیس کرنا ہے, ان کو کیا جواب دیں گے عوام دشمن بجٹ پہ, تو میں انہیں اپیل کرتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں. کنڈی صاحب, ایک تو بلاول بھٹو نے جو پیشکش کی ہے وہ اس کا بھی آپ نے ذکر کر دیا, دوسرا سر بجٹ کیسے روکیں گے آپ؟ پچھلے 2 سال سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ روکیں گے, کہ حکومت اپنا بجٹ پاس کروا لیتی ہے, کیا صرف میڈیا پہ باتیں کرنے سے, بیانات دینے سے, تقریروں سے روک لیں گے بجٹ کو آپ ان کے؟ نہیں, ہم ایسے نہیں روک سکتے, اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. لیکن دیکھیں, پچھلے 2 بجٹ میں میرے خیال میں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن موجود نہیں تھے. اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن موجود ہیں. جی, آج جو آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آفر کی, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو اپنے تمام ممبران ان کے حوالے کر رہا ہوں آج سے, کہ وہ اگر وہ بجٹ کو روکیں, اپنے ممبران کو بھی اور باقی اپوزیشن جماعتوں کے جو ممبران ہیں ان کی حاضری یقینی بنائیں, اور خاص کر جس دن ووٹنگ ہو سارے حاضر ہوں, تاکہ ہم ان کو ٹف ٹائم دیں اور ان کی کوشش کریں کہ ہم ان کا بجٹ نہ کامیاب نہ ہونے دیں. کیونکہ ان کے اپنے اتحادی بھی ایسے ہیں کہ جو ان سے ناراض ہیں, کچھ اپنے لوگ ناراض ہیں. آج بھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے میں نے اس پارلیمنٹری فنڈ مانگ رہے تھے, جو بھی ہے. لیکن جو بھی ہے, ہمیں اپنی حاضری پہلے پوری کرنی چاہیے, اس کے بعد جو ہے ہمیں جو ہے ان کے جو ہے وہ ممبران بجٹ میں کہہ رہے ہیں تنخواہوں میں بھی اضافہ کریں گے, انڈیا دیا ہے گورنمنٹ نے, تو اب آپ کا وہ شکوہ جو بھی آپ پہلے کر رہے تھے وہ دور ہو گیا کہ عوام کی قوت خرید میں اضافہ نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے 100% اضافہ کیا تھا. یہ کتنی مہنگائی کر رہے ہیں اور کتنا اضافہ کر رہے ہیں یہ بتائیں. بے روزگاری کتنی بڑھا رہے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم جاب. اب انہوں نے کہا کہ کامیاب نوجوان پروگرام جو بھی ہے, آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. آج بھی آپ پشاور یونیورسٹی چلے جائیں, وہاں پر جو ہے وہ 1 ہفتہ ہو چکا ہے, اور وہاں پر پروفیسرز اور ٹیچرز ہڑتال پہ ہیں, جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہڑتال پہ ہیں. یونیورسٹیوں کا برا حال ہے. ان کے 2 پروجیکٹس مین تھے نا, کہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, وہ بتا دیں کہ انہوں نے ہیلتھ اور ایجوکیشن میں کون سی بہتری کری. آج ڈاکٹرز ہڑتال پہ ہیں, آج نرسز ہڑتال پہ ہیں. بھئی ان بیچارے جو فرنٹ لائن پہ جو لڑ رہے ہیں, ان بیچاروں کیا قصور ہے, ان کو کیا سہولت انہوں نے دی ہے. ہیلتھ کارڈ دیے. میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ آپ آئیں, سندھ کا ماڈل دیکھیں ہیلتھ کا. ایک سرکاری اسپتال مجھے کے پی میں بتائیں جس میں فری ایکس رے ہوتی ہے. کارکردگی ایسا ہے کہ اگلے الیکشن آپ دی جائیں گے. دیکھیں میں بتاؤں, آپ ایک منٹ, سندھ میں اس وقت جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں وہاں پر بائی پاس اور جو ہے اسٹنٹ جو دل کا ہے اس کو جو ہے وہ فری ہوتا ہے. پاکستان سے جو بھی ہے, لیور ٹرانسپلانٹ فری ہوتا ہے. آپ کے جو ہے وہ سائبر نائف ہاسپٹل, جتنی بھی چیزیں وہ فری آف کاسٹ ہوتی ہیں, اس میں 1 روپیہ بھی آپ کا خرچ نہیں ہوتا. آپ کہیں جی میں 2 لاکھ آپ کو کارڈ دے دیا, لیکن آپ جا کے ایکس رے چیزیں پیسے دیں گے. یہ نہیں, ہم نے کبھی بھی اس کو MTI سسٹم کے ذریعے ان کو پرائیویٹائز نہیں کیا. اچھا کنڈی صاحب, مجھے بریک لینی ہے, لیکن ایک بات عطا تارڑ صاحب سے جو سوال کیا تھا اس پہ آپ بھی کامنٹ کر دیں کہ آپ نے دیکھ لیا, آپ کہتے ہیں کہ جو نون لیگ شہباز شریف کا بیانیہ ہے وہی نون لیگ کا ہے, آپ اسی کو نون لیگ کا بیانیہ سمجھتے ہیں. اب ان کی تو پالیسی یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو اپوزیشن ہوگی وہ الگ ہوگی, پارلیمنٹ کے باہر کی الگ ہوگی. تو سر کیسی لگ رہی ہے آپ کو ان کی یہ اسٹریٹجی؟ دیکھیں, پارلیمنٹ میں جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں. اس وقت مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب ہیں. ہم مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ سے بات کریں گے, اس کے بعد مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ کل چینج ہوتا ہے, کسی کو بھی بناتے ہیں, یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے. پھر ہم پریزیڈنٹ سے بات کریں گے, کیونکہ کل تک وہ جیل میں تھے,
इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को इख्तियार दिया था मरीम नवाज साहिबा को, हम उनके साथ उस पे थे। अब चूंकि शहबाज शरीफ साहब आ गए, वो प्रेसिडेंट भी हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है, हम उनके साथ तो पार्लियामेंट में उन्हीं के साथ आपका राब्ता होगा और उन्हीं की बिल्कुल हम बात को आप कहेंगे सुनेंगे। जो भी ठीक है। हुकूमत को टफ टाइम देंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन का ये काम है, और टफ टाइम दे, हुकूमत के बजट को नाकाम करें, ठीक। अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, हमारे सारे मेंबर्स इनके साथ हैं। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के अंदर ये दोनों मिलकर आपका मुकाबला करेंगे, पार्लियामेंट से बाहर ये आपस में लड़ेंगे, लेकिन अंदर आपका मुकाबला करेंगे। नहीं, कैसी आपस स्ट्रेटजी में है? नहीं बड़ी लड़ेंगे। मुनाफकत क्या हो सकती है सर, आप एक दूसरे के साथ? आपने हुकूमत को खुला मैदान दे दिया, सर लगता है आपने नहीं मुकाबला मैदान नहीं है। हम कहते हैं अगर आज भी PMLN सीरियस हो जाए और अपोजिशन जमातें बाकी सीरियस हो जाए, हम अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं। इनका नहीं है। जहांगीर ग्रुप क्या है, बाकी ग्रुप्स क्या है इनके? कभी MQM नाराज हो रही है, कभी छोटा कमेंट लीजिएगा, ब्रेक के बाद फिर मैं शिवाजी ब्रेक पे के बात बाद करूंगी। पूरा कमेंट दूंगा। आप आए चलिए ठीक है, ब्रेक लेते हैं, फिर देखते रहिए न्यूज़ भी। अच्छा उस्मान डार साहब, जवाब भी दीजिएगा। एक सवाल और, वो ये कि हुकूमत और शहबाज शरीफ में ये भी बताइएगा कि भाईचारा इतना कैसे बढ़ गया है? क्या ये मुफाहमत का प्रोग्राम आपने यहाँ पर भी चला लिया? उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली, आपने सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली, ये क्या हुआ? देखिए, ये तो भूल जाएं कि किसी सतह पे भी अपोजिशन के साथ इनके मुकदमात या जिस तरह एक तासर दिया जा रहा है, पीपल्स पार्टी वाले बात करते हैं NRO हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये लड़ाई, ये एहतसाब, ये जेलों में डालना, ये सब आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। फिर शहबाज साहब बाहर चले गए हैं, कौन सा केस बंद कर दिए गए हैं, सब तो क्यों नहीं लड़ा वापस, क्यों ली आपने अपील? देखिए, उसकी बहुत सारी टेक्निकल वजूहात है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। इन दोनों ने मेरी बारी आने से पहले बहुत सारे सवालात उठाए। एक तो मैं आपके ही प्रोग्राम से पाकिस्तानियों का खास शुक्रिया अदा इस बात पे करना चाहता हूँ, इन सब ने मिलकर PDM बनाई, पूरा जोर लगाया अवाम को बाहर निकालने के लिए। यही तकरीरें ये अपने जलसों में करते थे, फिर बड़े बड़े जलसे ऐलान किए, लाहौर में जी भर देंगे मीनारे पाकिस्तान। मैं अता तारड़ से पूछता नहीं हूँ, बल्कि मैं आपके प्रोग्राम से आज अता तारड़ को चैलेंज करके जा रहा हूँ। तख्ते लाहौर का खुद को वारिस कहते हैं ना, अगर अता तारड़ मुझे PMLN के प्लेटफॉर्म से 10,000 लोग लाहौर में इकट्ठे करके दिखा दे इस हुकूमत के खिलाफ, लाहौर में सिर्फ 10,000 मांग रहा हूं, नून लीग ये कॉल करें, चले रायवंड में इकट्ठे कर लें 10,000। पाकिस्तानी तो आपको रिजेक्ट कर चुके हैं लाहौर जलसे में। इसी तरह बाहर आए यहाँ इलेक्शन कमीशन के नारे लगाने, जी फॉरेन फंडिंग, पूरा फ्री हैंड दिया, कोई कंटेनर नहीं लगाया। मैं सलाम पेश करता हूँ इन पाकिस्तानियों को जो घरों में बैठे हैं, बाहर नहीं निकले, इसलिए एक सेकंड पारिस, उन्हें पता है हमारी पॉलिसीज ठीक डायरेक्शन में है, इसलिए पाकिस्तानी बाहर नहीं निकले। अदरवाइज ये PDM में कभी लड़ाई नहीं होनी थी। चैलेंज बहुत बड़ा दे दिया आपने, जरा उसका जवाब सुने। अता तारड़ साहब, सारे मिलकर 10,000 बंदे जमा करने का चैलेंज वो आपको दे रहे हैं, सिर्फ इसका जवाब दीजिएगा। एक्सेप्ट करते हैं आप इसे? हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। हम जा रहे हैं सवात और फिर हम आ रहे हैं कराची। अच्छा, तो बिल्कुल तबीयत साफ हो जाएगी। लाहौर पहले भी कर लिए थे आप। ओ भाई, सारे मिलके 11 जमातें जलसे कर लाहौर में करने की बात। मेरे लीडर ने सिंगल हैंडेडली पूरे पाकिस्तान भरा था, जितनी आवाम, मरियम और शबाज दोनों मिलके नहीं भर सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, जाए अपनी लीडरशिप से आगे बात करे, ऐलान मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूं मेरे भाई। मैं कहां भाग रहा हूं? हेलो मैं बैठा हूं, क्यों नहीं? मैं कहां भाग रहा हूं? अभी हौसला करें, मैं बोल रहा हूं, हौसला करो ना यार, हौसला तो कर लो। मैं सुन रहा था जितना झूठ बोल रहे थे, या तो सुन लो ना मेरे भाई। मुझे पारस साहब ने सवाल पूछे, मैं तो जवाब दूंगा, मैं तो जवाब दूंगा। टैक्स के अरबों रुपए सस्ते तंदूर के नाम पे जो उजाड़े शहबाज शरीफ ने पंजाब में, आपको वो उजड़े हुए तंदूर नजर नहीं आए जो आपकी सस्ते तंदूर में करप्शन की है। मैं बात करूंगा ना तो आप जब मीडिया पे बैठ के बातें करते हैं, कोर्टों में आप कोर्टों में एक कागज नहीं होता आपके पास, हौसला रखना, कोर्टों में एक कागज नहीं होता पेश करने के लिए। मैं आपको मौका देती हूँ सर, मैंने सिर्फ वो पूछा था कि आप चैलेंज का जवाब दे दें। तो करा दे पारस, इन लोगों का मैं बात कर रहा हूँ, उसका भी जवाब दे दे। जल्दी से मैं चैलेंज का जवाब देने देना मुझे। लोगों को हमारे मुआशी तरक्की नजर नहीं आ रही, अता तारड़ को, कुंडी साहब को अपनी लीडरशिप की करप्शन नजर नहीं आती है, बैठ के दिफा करते हैं, हमारी तरक्की की बात करेंगे, हमारी तरक्की नहीं नजर आएगी। पूछे कभी इसने बिलावल भुट्टो वजीर आजम इमरान खान का आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। पूछा अपार्टमेंट कैसे बनाए हैं, मियां अता तारड़ से पूछा चीटियां कैसे लगती रही है, 7 अरब रुपए की जो इलीगल मनी शहबाज शरीफ ने बनाई है, कभी इन्होंने बात किया? आप जरा जवाब ले लूं। जी अता तारड़ साहब, उन्होंने आपको सवाल शहबाज शरीफ की लाहौर में चैलेंज दिया है। पारस साहिबा जी,
पारस साहिबा, मैं लाहौर में हमने जितना बड़ा जलसा किया है वो नजर नहीं आता, कोई बात नहीं। मैं अभी सियालकोट के बाई इलेक्शन में उस्मान डार को हरा के आया हूं। मैं वजीराबाद में, मेरी अर्ज सुन लेना, मैं वजीराबाद में इनको हरा के आया हूं अल्लाह के फजल से। भाई अपनी मैं खुशाब में इनको मार के आया हूं। हमने 27,000 वोट ज्यादा लिए हैं। ये टीएलपी से नीचे हैं जी, आप टीएलपी से नीचे आए हो मेरे भाई। TLP से आप कहाँ अपनी TLP शक्ल से कैसे नीचे दिखा आए हैं? देते लोगों को? किधर आपको तो TLP घर से नहीं निकलना है। किधर से? उस्मान डार, भाई मैं पंजाब की तुम्हारी बात जगह करो, तो घर से पंजाब नहीं की निकलता। 3 सीटों की मैं बात तुम्हारी करो। जगह होता मैं घर दसवें से में नहीं हमारा निकलता। 34,000 वोट बढ़ा है, सियालकोट तो में बढ़ा नहीं आपको है। 40,000 की 27,000 वजीराबाद में हमारा की लीड वोट बढ़ा पहले है। पड़ी थी। 63,000 खुशाब में सर वोट उनका दिया है। पता तारड़ साहब की सुन ले, फिर भी आप हार रहे हैं। 10 में से बोलो, 9 हारे हैं आप बाई इलेक्शन। बोलो मेरा बच्चा बोलो। चलिए क्या जरा बात सुनो, तारड़ क्या साहब बात जी। बोलते रहो। मैं उस्मान डार अब भाई सच सुनने की मत रखो। स्पेशली इसके टीवी टॉक शो में उस्मान आज डार को हराया ना। मेरी बारी में बोलनी नहीं, आप है। उनसे नहीं, मेरा भाई हौसला सुकून करना। मैं पारस साहिबा, बात ये है, मैं उस्मान डार की जगह होता ना, जिस तरह इसको हम अल्लाह के फजल से सियालकोट इसके जिले में हरा के आए। मैं बताओ ना, कराची में बताओ क्या TLP आप से क्या नीचे हैं? हैं। आप लोगों के पास माइक लेके जाए, गली मोहल्लों में लोग इतनी गालियां इनको दे रहे हैं, आपको सेंसर करना पड़ भाई जाएगा। 94,000 वोट डाल दिया। आटा नहीं है, लोग जिसके गालियां घर चीनी देते हैं, नहीं है, 94,000 जिसकी नौकरी वोट। चली गई, वो इतनी गालियां इनको देते हैं। और जहां करप्शन की बात है, रिंग रोड स्कैंडल हो, फॉरेन फंडिंग हो, अद्वियात हो, LNG हो, ठीक है। गैस हो, किधर है नदीम बाबर, किधर है आमिर कियानी? रिंग रोड में 2 अरब 30 करोड़ खा गए हैं। और मैंने उस दिन आप ही 10,000 बंदे जिस दिन इकट्ठे करोगे मुझे बुलाना जलसे में। ये बेचने जा रहे हैं। जिस दिन 10,000 लोग लाहौर में इकट्ठे करोगे ना अपने बलबूते पे, मौलाना फजल रहमान की बैसाखियां लेना छोड़ दो, PDM की बैसाखियां लेना छोड़ दो। यहाँ शर्म करो, लाहौर में हो, तख्ते लाहौर के एक वारिस बने हुए हो और 11 जमातें बुला के लाहौर में जलसा करते हो। कुंडी साहब, ये PDM एग्जिस्ट करती है जिसकी इतनी बात हो रही है, या हम ख्याल जमातों का सिर्फ एक इत्तेहाद रह गया है? ये देखिए, PDM एक 10 जमातों का इत्तेहाद था और उसमें वॉकआउट कर गए NP और पीपल्स पार्टी ने एहतजाजन इस्तीफे दिए थे। तो नॉर्मली तो ये होता है कि आप एक चीज़ अगर एक कंपनी बनाते हैं या जॉइंट वेंचर करते हैं तो उसमें ये होता है कि वो नाम होते हैं। तो मेरे ख्याल में अब तो PDM किस्सा पारी ना, माजी का नहीं, मैं किस्सा पारी नहीं करता। मैं तो हम 2 जमातें चली गई तो शायद वो PDM का नाम ना कोई और नाम दे सकते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ का हिस्सा नहीं रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि मौलाना साहब बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी का जिक्र करते हैं। अभी भी वो चाह रहे हैं कि आप उसमें शामिल हो। जिन्होंने अपने सवालों के जवाब दिए जब पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस के वक्त आपने उनसे पूछे थे मौलाना साहब से कुछ सवाल PDM के हवाले से? नहीं, मौलाना साहब ने सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन कल की मैंने उसकी प्रेस टॉक देखी, उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने PDM में कोई जिक्र नहीं किया पीपल्स पार्टी का। कल कह रहे हैं कि जी हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं। हमारा एक इशू, हमारा जो प्रॉब्लम था हमने पहले ही बता दिया कि हमारा ये, जब तक इस चीज़ की क्लियरेंस नहीं होती, गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी जाती, आप हमें भूल जाएं। ठीक, वो कह रहे हैं आप भी भूल जाएं फिर। तो हम तो भूले हुए हैं। तो कभी आपने हमसे जिक्र सुने? ठीक, बिलावल भुट्टो अक्सर कर रहे होते हैं ना कि ये तो बनाई थी हुकूमत को गिराने के लिए। वो तो उस वक्त करते हैं जब आप क्वेश्चन, जब वो प्रेस टॉक कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं उस पर वो जवाब करते हैं। अदरवाइज उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे ऊपर गौर करें या हमारे उस बात पे गौर करें, हमने कभी जैसे मैंने उस्मान डार से ना शहबाज शरीफ का भी जिक्र किया था सवाल। 2-3 दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो इन्होंने दरखास्तें वापस ली हैं कोर्टों से, तो पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये डील है, ये NRO है। क्या आपको भी ऐसे लगता है कि शहबाज शरीफ आपको यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैंने पहले भी प्रोग्राम में 1-2 कहा है कि जब भी शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाना चाहें वो चले जाएंगे। क्या वो जाएंगे? अभी भी जब भी वो जाएंगे, अगर उन्होंने अगर जाने अपने भाई के पास कुछ पॉलिटिकल वो है और उनका मेडिकल जो भी है, जब भी वो जाना चाहेंगे, ये नहीं रोक सकते। सर, डील कोई हुई है, कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, इनकी कोई समझौता है? पीपल्स पार्टी समझती है हुकूमत और शहबाज शरीफ? ये तो मुझे तारड़ साहब बनाएंगे, मुझे नहीं पता। वो तो नफी कर रहे हैं ना दोनों। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं, देखें उस पर जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब पे साबित नहीं कर सके, उनकी जमानत हो गई है। खुर्शीद शाह साहब जो है 21 महीने से अंदर हैं, लेकिन जो है आज तक कुछ साबित नहीं हो सका। कभी वो कह रहे हैं हाई कोर्ट जाएं, कभी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाएं, कभी उनकी आप बीवियों को बुलाते हैं, कभी बच्चों को बुलाते हैं। तो इस तरीके से अगर ये हरासा करना चाहते हैं तो हमने पहले बहुत से केसेस देखे। बिलावल ने भी कहा ना कि डीले खुद करती है नून लीग और इल्जाम फिर एतराज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर किया जाता है। हमें ये लोग आप लोग कहते हैं कि यार आप डील कर रहे हैं, हम तो जरदारी साहब का नहीं कहा। क्या उन्होंने कहा था बाप से वोट लिया तो वो डील का तासुर तो नून लीग ही दे रही थी। बात नहीं है। देखें, हमने तो, हमारे तो अभी भी लीडर ऑफ द पोजीशन जेल में है। हमारे तो अभी भी जो है जरदारी साहब मेडिकल ग्राउंड पे बेल पे हैं, लेकिन वो बाहर नहीं जा रहे मुल्क से बाहर। हम तो कहते हैं यहीं पे जो भी है हम यहीं पे इलाज करेंगे।
सर कोई वर्किंग रिलेशनशिप अगर बना भी ली हुकूमत ने शहबाज शरीफ के साथ या नून के साथ, तो कोई बुरी बात है, अच्छी बात है? सियासत में दरवाजे हर किसी खुले होते हैं। हमारी नून बहुत हमारा अगर आप हिस्ट्री देखें, नून के साथ हमारी बहुत मुखालफत रही है। हमारे फिर मुआहदा भी बीबी के दौर में बिसा की जमहूरियत हुई है, फिर PDM हुई है, होती रहती हैं। पॉलिटिक्स में आपकी दूरियां भी बढ़ती हैं। और इनके साथ जो जमातें आज हैं, इनके मुतालिक वो क्या कुछ नहीं कहते थे, हमारे साथ थे कल, वो आज इनके साथ हैं। कल क्या पता है डार साहब के साथ वही जमातें फिर इधर बैठ के इनको बुरा बुरा कह रहे हैं। कहा जा सकता है पॉलिटिक्स, इसलिए हम कह रहे हैं कि उस दिन का इंतजार करो। आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ जब बाहर जाना चाहें वो जा सकते हैं। आपके ख्याल में क्या अब हुकूमत उन्हें बाहर जाने देगी, या अब वो यहीं रह के मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे? की बात ही नहीं है, ऊपर की बात है। हाँ। कितने ऊपर की? छत से ऊपर की। मतलब मामलात क्या तय हो चुके हैं? नहीं, देखें वो मेरे ख्याल में बजट के बाद ही जाएंगे, और जब भी जाना चाहेंगे तो वो चले जाएंगे। तो सर मकसद वही होगा, इलाज, या फिर बड़े भाई के पाँव पकड़ के बयानियां नरम करना और कोई नहीं, देखें ये मैं ये नहीं कहता, देखें हमारी तरफ उन्होंने खुद कहा है मैं पाँव पकड़ने को बड़े भाई जो हैं वो वालिद की जगह पे होते हैं। बड़े भाई के अगर पाँव पकड़े जो भी उन्होंने कहा है तो हर कोई करता है, ये हमारी रिवायत ये है, उसमें नहीं है। और उनका मतलब है कि एक सेकंड देंगे, मैं तारा साहब से चीज पूछ लूं। मेरी तरफ से पूछ लेगा कि छोटे भाई ने बड़े भाई के पाँव पड़ के मांगना क्या था? अच्छा, ये कौम को बता रहे क्या एक चीज। तारा साहब एक सवाल इनका और एक ये कि सर पीपल्स पार्टी का एतराज है, डीले आप खुद करते हैं, एतराज पीपल्स पार्टी पे लगाते हैं। बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि जो रायवंड के वजीर आजम सजा याफ्ता वो लंदन में बैठ के इलाज करा रहे हैं और जरदारी साहब मुल्क में इलाज करा रहे हैं। पंजाब का अपोजिशन लीडर जो है उसकी जमानत हो जाती है, खुर्शीद शाह को एक अदालत से दूसरी अदालत में भेजा जाता है। पारो साहिबा ये बता देना किसने डील की है, किसने करवाई है, कब हुई है और उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे? कह रहे हैं ऊपर की बात है। जिस तरह की ऑपोजिशन हमने की है, पीपल्स पार्टी उसका अशरे अशीर भी नहीं है इस दौर में। माजी की इनकी कुर्बानियां अपनी जगह पे मैं सलाम पेश करता हूं। ये पिछले 3 साल जरदारी साहब ने 1 घंटा जेल काटी हो, बिलावल साहब कोई आधा घंटा जेल गए हो, मुझे बता दें। मरियम नवाज शरीफ साहिबा 2 दफा गिरफ्तार, 1 दफा वालिद के सामने। साहब 11 साल जेल में नवाज रहे शरीफ साहब नैब की कस्टडी, नैब की मैं नहीं रहे, मैं माजी की तो मैं कह ही नहीं रहा ना। मेरी 3 साल की इस्तदा सुन लें, मेरी 3 साल की इस्तदा सुन लेना। हमने बड़ा कर्ब देखा है, हम बड़ी अजियत से गुजरे हैं। अच्छा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वालिद के सामने गिरफ्तार किया जाता है, मियां नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल से नैब दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। शहबाज शरीफ साहब 2 दफा गिरफ्तार होते हैं, हमजा शहबाज 22 माह जेल काट के आते हैं। मुझे बता देना पीपल्स पार्टी ने आधा घंटा भी जेल काटी हो, खुर्शीद शाह को इन्होंने लावारिस किया हुआ है, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं, वो आने से इनकार कर देते, सिंध की जेल में बैठे हैं, मौजें लगी हुई हैं। मुझे बता दें आधा घंटा भी जेल काटी है इन्होंने। और जिस प्रेशर का ये शिकार हैं और जितने इनके केसेस हैं हम जानते हैं, तो इसलिए ये कहना बड़ा आसान है कि फलां वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब उम्र के जिस हिस्से में हैं और जिस तरीके से वो बीमारी में बाहर गए हैं, गवर्नमेंट ने बाहर भेजा, अपनी मर्जी से आएंगे, कर लें जो करना है। दोनों जोर लगा के देख लें, पीपल्स पार्टी और PTI। तो शहबाज शरीफ के हवाले से ये इन्होंने कहा कि 3 साल में क्या हुआ है, 3 साल में क्या जरदारी साहब इस हुकूमत में जेल में नहीं गए थे? ठीक है, उनकी बहन जेल में नहीं गई थी। हमारे लिए तो देखें फरियाल तालपुर को अस्पताल से लेके और सीधा जेल ले गए थे, और इनके लिए कि 10 दिन पहले बताएंगे कि आपने जेल जाए ताकि आप सुप्रीम कोर्ट या किसी और अदालत से जाके आप रिलीफ ले लें। हमारे लिए तो रिलीफ नहीं है। 25 ऑर्डर मौजूद है वैसे। और पहली दफा तारीफ में मैंने देखा है कि इनके जो अस्पताल है लाहौर के शौकत खाना, वो भी फर्जी रिपोर्ट बनाती हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मुझे रिपोर्ट गलत दी गई है, और शौकत खान से भी टेस्ट कराया। मेरा तो सवाल मैं सेहत पे किसी के नहीं कहूँगा, खुदा हर इंसान को चाहे जिस पार्टी का भी लीडर हो या जो भी मुसलमान जो भी आम शहरी उसको खुदा सेहत दे। सेहत में पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं तार साहब को ये बताऊँगा कि हमारे लीडर गए हैं जेल में, हमने तो 14 साल जेल गुजारी है। हमारी मोहतरमा शहीद को जो है ना वालिद के सामने, उसको भी वो जब मुलाकात के लिए जाती जिस तरीके से उसने गुजारी है, वो हमें पता है वो ऐसी जेल नहीं थी जो आज आप लोग। वो इलाज की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ माजी की पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों। सर अब टाइम थोड़ा कम है, ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब माजी की कुर्बानियों को ECL में से नाम निकलवाने के लिए दरखास्त कब दे रहे हैं? अगर इलाज के लिए ही बाहर जाना मकसद है, इलाज के लिए बाहर जाएंगे या ऑप्शन खत्म बस अब? शहबाज शरीफ को जब कैंसर का आर्जा लाहक हुआ तो वो जिला वतनी में थे, जबरी जिला वतनी में थे, उन्होंने कोई बाय चॉइस कैंसर नहीं करवाया था, उनके डॉक्टर वहां पे है, रिकॉर्ड सारा वहां पे, 1.5 साल से चेकअप नहीं हुआ। हमारी कानूनी मुशावरत जारी है, अनकरीब हम फैसला करेंगे कि हमने रिट पिटीशन फाइल करनी है ECL से नाम निकालने के लिए, और ये हुकूमत वाले अगर रोक सकते रोक लें, मगर ये इन्होंने जो अपील बजट का इंतजार कर रहे हैं हो रही थी, ये
ابھی آپ بجٹ کا انتظار کریں, ہم پورا کردار ادا کریں گے. ٹھیک. پی ٹی آئی کی منافقت یہ ہے کہ یہ میڈیا پہ اور بات کرتے ہیں اور کورٹوں میں جا کے وڈرا کر لیتے ہیں. سر آپ بتائیں نا آپ کیا چاہتے ہیں. آپ نے پہلے ایک سیکنڈ, عطا طاہر صاحب, آپ نے لاہور ہائی کورٹ سے شہباز شریف کے باہر جانے کی اجازت طلب کی, اس کے بعد پھر آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دے دی حکومت کے خلاف, پھر آپ نے اس کو واپس لے لیا. آپ ان کے یو ٹرنز کی بات کرتے ہیں, کیا نون لیگ بھی یو ٹرنز کا ریکارڈ بنا رہی ہے؟ چاہتی کیا ہے نون لیگ اصل میں؟ میری عرض سن لینا نا. لاہور ہائی کورٹ نے ہمیں کیا کہا, انہوں نے کہا جی کووڈ کی وجہ سے ہم انٹرٹین ہی نہیں کر رہے آپ کی توہین عدالت, جی واپس لے لیں. ہم نے واپس لے لی, اور کوئی توہین عدالت آپ ریکارڈ چیک کر لیں وہ ٹیک اپ ہی نہیں ہو رہی. اور جب نام ای سی ایل میں آ گیا, پچھلی ڈیٹ انفریکچوئس ہو گئی. عثمان سر میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, ایک سیکنڈ, صرف ایک سیکنڈ. عطا طاہر صاحب ایک سیکنڈ, قانونی میرٹس اگر لاہور ہائی کورٹ نے کہا شہباز شریف باہر جائیں اور اس گورنمنٹ نے نہیں جانے دیا, صرف سمپل بتائیے انہوں نے توہین عدالت کی یا نہیں کی؟ انہوں نے بالکل کی. تو آپ نے کیوں درخواست واپس میں نام آ گیا تو ریٹ انفریکچوئس ہو گئی. آپ نے درخواست کیوں واپس لی؟ کیونکہ ہمیں لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ کووڈ ایس او پیز کے تحت کوئی بھی درخواست توہین عدالت کی نہیں ٹیک اپ ہو رہی. پچھلے 3 مہینے ٹیک اپ ہوئی, کورٹ کا ریکارڈ چیک کر لیں. میں تو روز ہائی کورٹ جاتا ہوں. ہمارا مقصد باہر جانا تھا, ہمارا مقصد باہر جانا تھا, انتظار کرنا نہیں تھا. وہ ہم ریٹ فائل کر دیں گے ای سی ایل والی جب موقع آئے گا تو. جی سر, میں عطا طاہر کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے بڑھ کے نہ مارا کرے. روک سکتے ہو تو روک لو. ایک دفعہ روکا لاہور ایئرپورٹ پہ, رائیونڈ سے چیخیں اسلام آباد تک آ رہی تھی, طریقے سے کیسے چیخیں نہیں کری تھی عطا طاہر کی ٹاک شوز میں؟ میں اسٹیٹمنٹ دوں, میری مرضی. آپ حکومت میں ہیں تو آپ مجھے روک لیں گے. تک آئی تھی لاہور سے, مت بڑھ کے لگایا کر, حوصلے سے رہ. ابھی جب الیکشن ہار کے نکلے اور دم دبا کے بھاگے ہو وہاں سے, ویسے چھوٹے بھائی نے پاؤں پڑ کر کے مانگنا کیا تھا قوم یہ جاننا چاہتی ہے. عطا طاہر اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کرو, بتاؤ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے مانگنا کیا تھا پاؤں پکڑ کے؟ بتاؤ نا بھائی, میرے قوم جاننا چاہتی ہے. آپ لوگوں کی نوسر بازی نہیں چلنے دیں گے ہم. نوسر بازی نہیں چلنے دیں گے. اگر ای سی ایل کی درخواست کو دیتے ہیں, آپ انہیں جانے دیں گے یا پھر کسی اور لسٹ میں یا کیس بنا کے ان کو روک لیں گے؟ ابھی معاملات اس پر آپ کے طے نہیں ہوئے. دیکھیں, شہباز شریف صاحب کے اوپر ریفرنس دائر ہے, 7 ارب روپے کے وہ معاملات کے اندر انوالو ہیں. ہم تو کوشش کریں گے وہ یہاں رہے. یہ ہم چاہتے ہیں آئین اور قانون کے تابع سمجھے خود کو. خود وہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے بڑے بھائی کے جا کے پاؤں پکڑنے, میں نے کسی ڈاکٹر کے پاؤں نہیں پکڑنے. شہباز شریف کہتے ہیں میں نے بڑے بھائی کے پاؤں پکڑنے ہیں. پاکستانیوں وہ الگ بات ہے, کس بات کے لیے پکڑنے جانے نہیں دیں گے. عطا طاہر بھی نہیں بتا سکا. اور بھائی کس بات کے لیے ایک دوسرے کے پاؤں پکڑ رہے ہو؟ قوم جاننا چاہتی ہے اندر کے راز کیا ہیں, کیا مانگنا ہے بڑے نے چھوٹے سے, کیا ہو رہا ہے یہ. آپ کی طرح اپنے بڑے بھائی کو ظاہر کرا کے الیکشن نہیں لڑا. آپ کی طرح کوئی فیملی ویلیوز ہیں, کوئی عزت ہے. بھائی بات تو بتائیں نا, ہم بھی کہتے ہیں بڑی ویلیوز ہے, کون سی بڑی چیز مانگنی ہے؟ آپ بتا دو, نون لیگ والوں راز کھولو, کیا کیا کر رہے ہو بڑے بھائی کی عزت ہے. کوئی فیملی ویلیوز ہیں, کوئی فیملی ویلیوز ہیں. بڑے بھائی کے پیروں کو ہاتھ لگانا کوئی بری بات نہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ